नमस्ते। हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में आज का अपना टॉपिक होगा वाच्य। संस्कृत व्याकरण का आपके अनुसार यदि कोई सबसे कठिन टॉपिक है तो वह है वाच्य। जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशानी महसूस करते हैं वह टॉपिक है वाच्य। जिस टॉपिक में बच्चों को परीक्षा में सबसे ज़्यादा भय लगता है वह टॉपिक है वाच्य। लेकिन साथियों, वाच्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। वाच्य का जो टॉपिक है बड़ा संक्षिप्त और बड़ा व्यवस्थित टॉपिक है। यदि इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए तो इसका प्रश्न गलत नहीं होता। वाच्य से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना कठिन भी नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। वाच्य के टॉपिक में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि वाच्य को जब भी परिवर्तित कराया जाए, अगर कर्तृ वाच्य का वाक्य दिया और हमसे पूछा कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा, कर्मणि परिवर्तयत, इसको कर्मवाच्य में बदलो। या कर्मवाच्य का वाक्य दे दिया और हमसे पूछा कि कर्तृवाच्य परिवर्तयत, कर्तृवाच्य में बदलो। तो ध्यान रहे, जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वाच्य परिवर्तन करते समय केवल 3 चीजों में चेंज होता है, 3 शब्दों में चेंज होता है। और वे 3 शब्द हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। इन 3 के अलावा जितने भी शब्द होते हैं वाक्य में वे शब्द यथावत रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करना। तो वाच्य में केवल 3 जगह चेंज होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया में। कैसे होता है ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। वाच्य का जो टॉपिक है उसमें आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वाच्य के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जो वाच्य परिवर्तन की जहाँ तक बात है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलें, या भाववाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें, या कोई वाक्य दे दिया और हमसे पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है कि ये वाक्य किस वाच्य का है। 4 वाक्य, एक वाक्य दे देंगे, तीनों वाच्य ऑप्शन में दे देंगे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कर्मवाच्य का वाक्य कौन सा है, 4 वाक्य दे देंगे ऑप्शन में। वाच्य को कैसे पहचाने और वाच्य को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन कैसे करें, इसके लिए आपको केवल 5 बातें बताऊंगा मैं। अगर 5 छोटी छोटी सी बातें आपने मान ली तो वाच्य का टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। 5 छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहली बात वाच्य की, सबसे पहली बात यह है कि कर्ता जो वाक्य का जिसके अनुसार क्रिया आती है कर्तृवाच्य में, जैसा हम अब तक याद रखते आए हैं कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। मैं उस कर्ता की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, 5 बातें आपको ध्यान रखनी है और उन 5 बातों में से सबसे पहली बात यह है कि कर्ता में केवल 2 विभक्तियां आ सकती हैं, या तो प्रथमा या तृतीया। इन दोनों के अलावा कर्ता में कोई तीसरी विभक्ति नहीं आ सकती। पहली बात याद हुई, साथ साथ याद करते हुए चलें। जैसे आपको पहली से 5वीं तक सारी बातें याद हो जाए, समझ लेना वाच्य का प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात, कर्ता में केवल 2 विभक्तियां आ सकती है। मैं अभी वाच्य की बात नहीं कर रहा, किस वाच्य में कौन सी विभक्ति आती है मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप तो केवल 5 फंडामेंटल बातें याद रख लो, आधारभूत बातें याद रख लो। सब कुछ इन्हीं पर बनेगा, सारा वाच्य का घर इन 5 नींव के पत्थरों पर ही बनेगा। कर्ता में केवल 2 विभक्तियां आ सकती हैं, या तो प्रथमा या तृतीया। इन 2 के अलावा तीसरी नहीं आ सकती। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि कर्म में केवल 2 विभक्तियां आ सकती हैं, प्रथमा और द्वितीया। इनके अलावा तीसरी विभक्ति नहीं आ सकती। पहली बात, कर्ता में 2 विभक्तियां आ सकती हैं, प्रथमा और तृतीया। दूसरी बात, कर्म में 2 विभक्तियां आ सकती हैं, प्रथमा और द्वितीया। और तीसरी बात, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं आ सकती।
ऐसा कोई वाक्य नहीं है संसार में, संस्कृत भाषा में, जिसमें कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ प्रथमा आ जाए एक ही वाक्य में। कर्ता में भी प्रथमा और कर्म में भी प्रथमा, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो कर्ता में आएगी प्रथमा या फिर कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी, और में प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी। पहली बात, कर्ता में प्रथमा और तृतीया आ सकती है। दूसरी बात, कर्म में प्रथमा और द्वितीय आ सकती है। तीसरी बात, कर्ता और कर्म इन दोनों में से किसी एक में ही प्रथमा होगी, दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं होगी। ये 3 बातें हुई। चौथी बात, जैसा वाच्य उसी में प्रथमा और उसी के अनुसार क्रिया आती है। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, कर्ता के अनुसार क्रिया, और कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया। ये चौथी बात। पुनः रिपीट करते हैं। पहली बात, कर्ता में प्रथमा और तृतीया के अलावा कोई विभक्ति नहीं आ सकती। दूसरी बात, कर्म में प्रथमा और द्वितीय के अलावा कोई विभक्ति नहीं आ सकती। तीसरी बात, कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ कभी प्रथमा नहीं आ सकती। और चौथी बात, जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्म वाच्य है तो कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, कर्ता के अनुसार क्रिया। और अंतिम बात, पांचवी बात क्रिया से संबंधित है कि वाच्य में क्रिया कैसी आती है, क्रिया का स्वरूप क्या होता है, क्रिया का रूप क्या होता है। ध्यान रहे, क्रिया 2 प्रकार की होती है, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी धातुएं और आत्मनेपदी धातुएं। परस्मैपदी धातुएं तो वो होती हैं जिनके रूप पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावह, पठामा इसके समान चलते हैं। और आत्मनेपदी धातुएं वो होती हैं जिनके रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये आत्मनेपदी धातु होती है। तो 5वें नंबर पर हम ये समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया धातु परस्मय पद में चलती है या आत्मनेपद में चलती है। कर्मवाच्य में क्रिया परस्मय पद में चलती है या आत्मनेपद में चलती है। तो ध्यान रहे, 5वीं बात इस समस्या को सुलझा रही है। और 5वीं बात यह है कि कर्तृवाच्य में क्रिया अपने मूल पद में चलती है। यहां पर ये भूल जाओ आपके कर्तृवाच्य में तो परस्मैपदी आती है, कर्मवाच्य में आत्मनेपदी आती है, ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी है। कर्तृवाच्य में क्रिया अपने मूल पद में चलती है। अगर परस्मैपदी धातु है तो परस्मय पद में ही चलेगी, और आत्मनेपदी धातु है तो आत्मनेपद में ही चलेगी। कर्मवाच्य में, ये तो बात हुई कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में क्रिया अपने मूल पद में चलती है, परस्मैपदी धातुएं परस्मय पद में चलती है, आत्मनेपदी धातुएं आत्मनेपद में चलती है। किंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेपद में ही चलती है। साथ में धातु प्रत्यय के बीच ये जुड़ जाता है, जैसे पट्ठे थे, सेव्य थे, गम्य थे, लिखे थे, चल लेते, इस तरह से। ये 5वीं बात क्या पढ़ी हमने? कर्तृवाच्य में क्रिया अपने मूल पद में चलती है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपद में चलती है तथा धातु व क्रिया के बीच ये जुड़ जाता है, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। बस ये 5 बातें ध्यान रखनी है, इनसे पूरा वाच्य का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों को हम लिख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं वाच्य, और वाच्य में मैंने आपसे 5 बातें मानने की अपेक्षा रखी है, केवल 5 बातें छोटी छोटी सी, जिनमें से भी कुछ तो आपको याद है। सबसे पहली बात वह है कि कर्ता में केवल 2 विभक्तियां आ सकती हैं। कर्ता में केवल प्रथमा व तृतीया आ सकती है, इसके अलावा और नहीं आ सकती। केवल प्रथमा व तृतीया आ सकती है। दूसरी बात ये कि कर्म में केवल प्रथमा व द्वितीया आ सकती है।
इन दो के अलावा कोई तीसरी विभक्ति कर्म में नहीं आ सकती। तीसरी बात जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी कि कर्ता व कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं आती। कर्ता व कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं आती। या तो कर्ता में प्रथमा आएगी या कर्म में आएगी, दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं आएगी। और चौथी बात है कि जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, जैसा वाच्य उसी में प्रथमा और उसी के अनुसार क्रिया, जैसा वाच्य उसी में प्रथमा और उसी के अनुसार क्रिया, ये तीसरी बात। चौथी बात। और पांचवी और अंतिम बात जो थी वो ये थी कि कर्तृवाच्य में क्रिया मूल पद में चलती है। परस्मैपदी है तो परस्मैपद में, आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद में, मूल पद में चलती है। जबकि कर्मवाच्य व भाववाच्य में, क्रिया सदैव आत्मनेपद में चलती है। आत्मनेपद में तो चलेगी सही, लेकिन साथ में आत्मनेपद में चलती है और साथ में बीच में ये जुड़ेगा, धातु व प्रत्यय के बीच में ये जुड़ेगा। जैसे पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, चल्यते, इस तरह से। ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 के अलावा किसी भी छठी बात को याद करने की कोई न तो जरूरत है और न उसका कोई प्रयोजन है। इन 5 बातों से पूरे वाक्य का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कैसे? आप इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं इन छोटी छोटी सी 5 बातों से कैसे वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये 5 बातें आपको याद रह गई होगी। बिल्कुल सरल बातें हैं और यही वाक्य का आधार है। इनके अलावा कोई अन्य जानकारी अपेक्षित नहीं है वाक्य में। अभी मैंने कहा कि वाक्य का जो टॉपिक है उसमें केवल 3 चीजों की जरूरत है। एक तो कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरी है क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, केवल ये 3 ही परिवर्तित होते हैं, बाकी तो सब अपरिवर्तित रहते हैं। ये हमने पढ़ा है। कर्ता, कर्म, क्रिया के अलावा कोई चेंज नहीं करना आपको। अब जो वाक्य हैं, वाक्य में सबसे पहला वाक्य है अपना कर्तृवाच्य, दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य और तीसरा वाच्य है अपना भाववाच्य। 3 ही चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, क्रिया किसके अनुसार आएगी, बस यही चीजें सीखनी, इन्हीं का उपयोग होता है। हमने पढ़ा है जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। जैसा वाच्य, कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा और कर्ता के अनुसार ही क्रिया। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य है मतलब कर्ता में प्रथमा आएगी। कर्तृवाच्य है इसका मतलब कर्ता में प्रथमा आएगी और कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा और उसी के अनुसार क्रिया।
कर्तृवाच्य है, इसका मतलब कर्ता में प्रथमा और कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य है मतलब कर्म में प्रथमा आएगी। कर्मवाच्य का मतलब है कर्म में प्रथमा आएगी और कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। बस इस एक वाक्य से अपने 4 कॉलम पूरे हो गए। कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया। अब अपना ये वाला कॉलम खाली रह गया और ये वाला कॉलम खाली रह गया, इनको भी भर देते हैं। कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? हमने उन 5 बातों में से एक बात पढ़ी थी कि कर्म में केवल 2 विभक्तियां आ सकती हैं, या तो प्रथमा या द्वितीया। उन 5 के अलावा छठी बात की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे वाच्य में, उनसे काम हो जाएगा अपना। कर्म में प्रथमा और द्वितीय, इनके अलावा कोई तीसरी विभक्ति नहीं आ सकती। तो या तो यहां प्रथमा भरना होगा या द्वितीय भरना होगा, दोनों में से एक विभक्ति भरेंगे। अब यहां मैं प्रथमा नहीं भर सकता, कारण क्योंकि हमने एक बात ये भी पढ़ी है कि कर्ता और कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा नहीं आएगी। प्रथमा कर्ता में आ चुकी, इसका मतलब अब कर्म में प्रथमा नहीं आ सकती। अब प्रथमा तो आ ही नहीं सकती क्योंकि तो कर्ता में आ गई। अब बची कौन सी? द्वितीय। प्रथमा और द्वितीय के अलावा तीसरी विभक्ति तो कर्म में आती ही नहीं है, तो मैं मजबूरी में यहां पर कौन सी भर रहा हूं? द्वितीय। इसके अलावा और भर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म में 2 विभक्ति आ सकती है, प्रथमा और द्वितीय। प्रथमा तो कर्ता में आ गई, कर्ता कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा आती ही नहीं है। बचा कर्म, बची द्वितीय, तो कर्म में केवल द्वितीय आ गई। एक कॉलम अपना ये खाली बच गया कि कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? कर्ता में केवल 2 ही तो विभक्तियां आ सकती हैं, या तो प्रथमा या तृतीया। हमने आज ही पढ़ा है, या तो प्रथमा या तृतीया, इन 2 के अलावा तीसरी विभक्ति नहीं आ सकती। अब यहां पर कर्ता में प्रथमा नहीं आ सकती। प्रथमा इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि प्रथमा तो कर्म में आ गई, कर्ता कर्म दोनों में कभी एक साथ प्रथमा आ ही नहीं सकती। अब प्रथमा कर्म में आ गई मतलब कर्ता में प्रथमा नहीं आएगी। कर्ता में प्रथमा नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी? जो बची है वही आएगी, तृतीय। प्रथमा और तृतीय के अलावा और तो आ ही नहीं सकती फिर, तो यहां पर मैं भर दूंगा तृतीय। ठीक है। अब बात आती है भाववाच्य की। भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है। अब भाववाच्य में कर्म नहीं रहता, ठीक है, कर्म की तो कर्म का अभाव रहता है, कर्म नहीं होता तो कर्म की तो और अपने संकट ही मिटा कर्म का। तो अब बच्चा कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएं? अब कर्ता में 2 विभक्तियां आ सकती है, या तो प्रथमा भरे या फिर तृतीया भरे। प्रथमा नहीं भर सकते यहां। प्रथमा इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि अगर मैं यहां प्रथमा भर दूंगा तो फिर वो तो कर्तृवाच्य बन जाएगा, क्योंकि जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, जैसा वाच्य उसी में प्रथमा। अगर प्रथमा कर्ता में, इसका मतलब वो कर्तृवाच्य है, तो यहां पर मैं कर्ता में प्रथमा नहीं भर सकता क्योंकि मैं कर्तृवाच्य नहीं बना रहा। प्रथमा भर दूंगा तो कर्तृवाच्य बन जाएगा। अब प्रथमा नहीं भरूं तो फिर कौन सी भरूं? कर्ता में 2 ही तो आ सकते हैं विभक्तियां, या तो प्रथमा या तृतीया है। अब प्रथमा नहीं भर सकता तो फिर मैं तृतीया भरूंगा यहां पर। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया आ गई और कर्म का अभाव रहता है। अब बची क्रिया। क्रिया किसके अनुसार आएगी? जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार क्रिया, और कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार क्रिया। और भाववाच्य है तो भाव के अनुसार क्रिया। भाव किसे कहते हैं? भाव का मतलब क्रिया ही होता है। भाव का मतलब है क्रिया। कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव का अर्थ होता है क्रिया। तो क्रिया क्रिया के अनुसार ही आती है, मतलब अपने अनुसार ही आती है। और इसने डिसाइड कर लिया क्रिया ने कि मैं तो प्रथम पुरुष एकवचन में ही रहूंगी। तो जो भाववाच्य की क्रिया है वह हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की आती है, न तो कर्ता के अनुसार आती
न कर्म के अनुसार आती, खुद के अनुसार ही आती है, फिक्स कर लिया मैं प्रथम पुरुष एकवचन ही रहूंगी, किसी के अनुसार नहीं चलूंगी। ये भाववाच्य के कॉलम्स की भी पूर्ति हो गई। 5 बातों के अलावा कोई छठी बात यूज में आई हो तो बताओ। इन्हीं 5 बातों से सब कॉलम्स की पूर्ति होगी और अभी एक बात बाकी है, 5वीं बात। ये तो 4 बातों से ही पूरा हो गया अपना। यहां आप ये समझ जाओगे कि किस वाक्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, कर्म में कौन सी विभक्ति आती है और क्रिया के पुरुष वचन किसके अनुसार आते हैं, ये तो समझ जाओगे आप। जैसे कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि क्रिया कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की रहेगी। लेकिन प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया का रूप क्या बनता है, वो रूप तो आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता के हिसाब से क्रिया भरोगे, लेकिन क्रिया के रूप कौन याद करेगा, वो तो आपको याद करने हैं, हमें याद करने हैं। और हमने लिखा है कि कर्तृवाच्य में क्रिया मूल पद में चलती है, परस्मैपदी है तो परस्मैपद में ही चलेगी, आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद में ही चलेगी। जैसे अब क्रिया के रूप क्या होंगे, कर्तृवाच्य में क्रिया के रूप क्या होंगे ये देखिए। देखो जैसे पठ धातु है, अब पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठति पठतः, पठन्ति, इस तरह से पठ धातु के रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या बनेंगे, मध्यम पुरुष में बनेंगे पठसि, पठथः, पठत। और उत्तम पुरुष में बनते हैं पठामि, पठावह, पठाम। ये हम पढ़ चुके, ये आपको भी ध्यान है, पठामि, पठावह, पठाम। ये धातु परस्मैपदी है, हमने ये पढ़ा है कि परस्मैपदी धातु है तो परस्मैपद में ही चलेगी और आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद में ही चलेगी। जैसे सेव धातु है, आत्मनेपदी है, सेवते, सेवेते, सेवंते से रूप चलते हैं। तो अगर आत्मनेपदी धातु आ गई तो उसके रूप ऐसे चलेंगे, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवते, सेवेते, सेवंते। मध्यम पुरुष में सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे। उत्तम पुरुष में सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये आत्मनेपदी धातु के रूप है। आत्मनेपदी हैं तो ऐसे चलेंगे, सेवते, सेवंते, सेवंत, सेवते, सेवेते, सेवंते। और परस्मैपदी हैं तो पठति, पठतः, पठन्ते से रूप चलेंगे। ये तो बात हुई कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में तो जैसे चलती आ रही है धातुएं वैसे ही चलेगी। और कर्मवाच्य में कैसे चलेंगे, कर्मवाच्य में आत्मनेपद में ही चलेगी। परस्मैपदी है तब भी आत्मनेपद में बदल जाएगी और आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी रह जाएगी और साथ में बीच में ये जुड़ जाएगा। जैसे पठ्यते एक वचन में, द्विवचन में पठ्यते, बहुवचन में पठ्यन्ते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। ये प्रथम पुरुष हैं। प्रथम पुरुष में पठते, पठता, पठन्ति। ये मध्यम पुरुष पठसे, पठता, पठत, पठामि, पठावो, पठाम। ये उत्तम पुरुष। कर्मवाच्य में बनेंगे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। देखो बीच में ये जुड़ गया ना, आत्मनेपद में तो चल रही है पठ धातु, लेकिन बीच में ये भी जुड़ा है। अगर सेव धातु को भी कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे ना तो सेवते नहीं होगा, ये जुड़ेगा सेव्यते। जैसे पठ्यते बना वैसे सेव्यते बनेगा। अगर परस्मैपदी धातु है तो पहले तो ये आत्मनेपद में बदलेगी और साथ में ये भी जुड़ेगा। और अगर धातु आत्मनेपदी है सेवते तो उसको तो आत्मनेपद में बदलने की जरूरत नहीं है, वो तो बदली बदलाई है, उसमें केवल ये जुड़ जाएगा सेव्यते। कर्मवाच्य में क्रिया में 2 परिवर्तन होते हैं।
एक तो वो आत्मनेपद में बदलती है और दूसरा बीच में ये जुड़ता है। और प्रश्ननेपदी धातु हैं तो आत्मनेपद में भी बदलेगी और बीच में ये भी जुड़ेगा, और आत्मनेपदी धातु हैं तो केवल ये जुड़ जाएगा, क्योंकि आत्मनेपदी तो वो है ही सही। सेव होता तो सेव्यते बन जाता, पट है तो पठ्यते बन गया। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। आत्मनेपदी में प्रश्ननेपदी में कोई अंतर नहीं है कर्मवाच्य में, क्योंकि यहां तो सब एक जैसे चलते हैं, चाहे धातु प्रश्ननेपदी हो या आत्मनेपदी हो। क्योंकि प्रश्ननेपदी होती है तो वो भी आत्मनेपदी में बदल जाती है और ये जुड़ जाता है, और ऑलरेडी आत्मनेपदी है तब उसमें भी ये जुड़ जाता है। तो पठ्यते बनेगा तो सेव्यते बनेगा, वो तो सेम बनता है। यहाँ कोई अंतर नहीं है दोनों में, यहाँ तो सब एक हो जाते हैं कर्मवाच्य में। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्यथे पठ्यसे पठ्यथे पठ्यद्वे पठ्यसे पठ्यथे पठ्यद्वे, और उत्तम पुरुष में बनेगा पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ये आत्मनेपदी में रूप बनेंगे। और सेव होगा तब भी ऐसे ही चलेगा, सेव्यते सेव्यते सेव्यन्ते सेव्यसे सेव्यथे सेव्यद्वे सेव्ये सेव्यावहे सेव्यामहे। आत्मने कर्मवाच्य में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो प्रश्ननेपदी आत्मनेपदी सब ऐसे ही चलती है। क्या अंतर है कर्तृवाच्य की क्रिया में और कर्मवाच्य की क्रिया में? कर्तृवाच्य में तो क्रिया हमेशा मूल रूप में चलेगी, जैसे चलती आई है वैसे ही चलेगी। प्रश्नपद में चलती आई है तो प्रश्नपद में चलेगी, और आत्मनेपद में चलती आई है तो आत्मनेपद में चलेगी। कर्तृवाच्य में क्रिया जैसे चलती आई है वैसे ही चलेगी, और कर्मवाच्य में ऐसे चलेगी। चाहे कैसे भी चलती आई है उससे मतलब नहीं है, कर्मवाच्य में तो ऐसे ही चलेगी। कर्तृवाच्य में तो जैसे चलती आई है वैसे, और कर्मवाच्य में ऐसे, ये याद रख लें। और भाववाच्य में तो फिक्स कर रखा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो आत्मनेपदी वाली कर्मवाच्य वाला जो प्रथम पुरुष एक वचन है बस ये आएगा। चाहे कर्ता मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगी। पठ्यते सेव्यते गम्यते उच्यते, बस ऐसे, और चीज से कोई मतलब नहीं है। बस यही वाच्य है। अब जो भी है सब अभ्यास है, वाक्य लेकर के उनका अभ्यास करेंगे। इनके अलावा कोई नियम नहीं है वाच्य में। और ये जो चीज़ें पढ़ी हमने सारी, इनमें उन 5 बातों के अलावा अगर किसी छठी बात की जरूरत पड़ी हो तो बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 5 बातें याद कर लो। आप तो उसी में सारे वाच्य समाये हुए हैं, उन 5 बातों में केवल उसमें सारे वाच्य आ जाते हैं अपने। यही वाच्य हैं, ये वाच्य का संक्षिप्त रूप है। इन्हें आप अच्छे प्रकार से याद कर लें। नियम सारे इसी में हैं, सारे नियम इसी में समाये हुए हैं। अब अगर कुछ याद करना है तो शब्द रूप याद करने हैं, धातु रूप याद करने हैं। नियम तो सब यही है। अब शब्द रूप धातु रूप हमें याद करने हैं। तृतीया में क्या बनेगा, प्रथमा में क्या बनेगा, अब ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। यहाँ तो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। ठीक है। अब इस टेबल के अनुसार हम अगली क्लास में कुछ वाक्य लेंगे और उन वाक्यों को तीनों वाच्यों में बनाएंगे और परिवर्तन भी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बड़ी सुंदर तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो साथियों ये थे अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने वाच्यों के सारे नियम पढ़े हैं। अगली क्लास में हम उदाहरणों के साथ इन नियमों का अभ्यास करेंगे, इनका सामान्यीकरण करेंगे, इनको स्थायी करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते।